पहला चैप्टर ISLM कर लिए, ठीक है भाई। जो नहीं किया उसका वीडियो आराम से अपलोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड अगर बात हम लोग करते हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी हम लोग का हो गया, उसका भी वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हो। थर्ड लेबर मार्केट की बात करते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड है, ठीक है, वो भी हो जाएगा। अब हम लोग जो बात उससे पहले हम लोग का अगर रीडिंग देख तो ये रीडिंग है, तुम लोग पास होगा ही, होगा ना? नहीं होगा तो ये रीडिंग ले लेना, ठीक है, तभी एग्ज़ाम हो पाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग में देखेगा लेबर मार्केट के बाद भी बीच में है ADAS, ठीक है, ADAS मॉडल वो है। एक और चैप्टर है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो दोनों चैप्टर है। तो वो दोनों ये चैप्टर जो है वो ये चैप्टर दो चैप्टर मिल करके 30% सिलेबस है हमारा। 3 से 4 यूनिट हमारा जो सिलेबस है उसमें से एक यूनिट ये दोनों चैप्टर है, एक BOP और हमारा एक्सचेंज रेट। तो ये दोनों अगर चैप्टर करते हैं लगभग हमारा 30% सिलेबस आज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर का, और ये दोनों चैप्टर में कोई टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कर्व नहीं है, कुछ नहीं है, और तुम्हारा हमेशा काम देगा ये दोनों चैप्टर, हमेशा कहीं भी जाओगे तो काम देगा, कोई भी जॉब में, ठीक है। तो इसलिए आते हैं हम लोग बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है ये बोर्ड यार ना, ठीक है, उतना ऊपर नहीं लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लेगा। चल देख ले, चल मजाक ना यार प्लीज़, स्टार्ट है, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं बैलेंस, ठीक है। बैलेंस किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अकाउंट में बैलेंस आता है, बाहर जाता है, ठीक है, उसी तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर वो क्या करता है, एक दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है, ठीक है। ट्रेड करने के कारण वहाँ पर भी बैलेंस होता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। तो जब इंटरनेशनली ट्रेडेड अकाउंट को हम लोग जब शो करते हैं कि कितना हमारा ट्रेड हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट किया, कितना हम लोग इंपोर्ट किया। हम लोग अभी तक क्लोज्ड इकॉनमी की बात कर रहे थे। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब हो गया आपका अगर सोसाइटी में घर है, ठीक है, तो आप सोसाइटी में किसी और घर से मतलब नहीं रखें, अपने घर से ही मतलब है, किसी से नहीं बात करना, किसी से ना ही लेन देन करना, दैट इज़ क्लोज्ड इकॉनमी। बिल्कुल अपना से मतलब हमारा, ना दूसरे कंट्री को देंगे ना दूसरे कंट्री से लेंगे। लेकिन अब हमारा जो बात आता है वो है व्हाट, ओपन इकॉनमी। ओपन इकॉनमी का मतलब है कि आप सोसाइटी में है तो आप सभी से रिलेशन बना करके, ठीक है, अगर कोई फेस्टिवल आता है तो आपके घर से वो मिठाई, उनके फेस्टिवल में उनके घर से मेरे घर में मिठाई, सो दैट्स ओपन इकॉनमी, ठीक है। तो ओपन इकॉनमी हम लोग इसे कहते हैं। तो अब हम लोग ओपन इकॉनमी के बारे में बात करें। ओपन इकॉनमी का मतलब इंडिया अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया US को बेचा, US प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ इंडिया को बेचा, ठीक है। तो दैट्स ओपन इकॉनमी। मतलब अब यहाँ से समझना है कि हम लोग ओपन इकॉनमी की बात करते हैं तो इंडिया गुड्स और सर्विसेज बनाता है, गुड्स, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे ये चौक बनाया तो ये US में बेचा, USA ने कार बनाया इंडिया में बेचा। और क्या हो सकता है, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, इंडिया के लोग अगर US में घूमना चाहे US में जाकर के घूम सकते हैं, US के लोग इंडिया में आकर के घूमना चाहे इंडिया में आकर के घूम सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है लेकिन मान के चलते कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो उस चीज़ को कहते हैं ओपन इकॉनमी। अब सपोज दैट दोनों सोसाइटी में, अब सोसाइटी में क्या होता है, कोई लोग जो है किसी को पैसे की ज़रूरत होता है ना, अगर तुम मतलब नहीं रोकोगे और तुमको पैसे की ज़रूरत हुआ तब तुम क्या करोगे, ठीक है। तो इस कारण पैसे की ज़रूरत रहने में अपने सोसाइटी वाले के पास जाओगे, बोलोगे मेरे को पैसा दो, तो बोरोविंग करना है। ओपन इकॉनमी में बोरोविंग दूसरे कंट्री से करते हैं। लेंडिंग, तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो अपने सोसाइटी वालों को पैसा दोगे, तो ये सब काम ओपन इकॉनमी में होता है। मतलब ओपन इकॉनमी में दूसरा कंट्री जो भी काम करेगा उसका इफेक्ट हमारे कंट्री के ऊपर होगा। US अगर कम कार प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, USA अगर लोन हमको देना कम कर दिया, USA अगर हमसे कम लोन लेना कम कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर। तो ओपन इकॉनमी में क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में जो घर है जिससे मेरा रिलेशन है उसके डिसीजन से भी हमारे कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, तो दैट्स कॉल्ड ओपन इकॉनमी, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया, किसी भी कंट्री, हम लोग जानते हैं ओपन इकोनॉमी मतलब दो कंट्री या सभी कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं, उसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो ट्रेड करते हैं तो हमें रिसिप्ट देता है ना, इतना पैसा आपने दिया ये चीज़। वैसे ही हमने जब आप आपस में एक दूसरे कंट्री ट्रेड करते हैं तो कितना ट्रेड हुआ, कितना गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेडिंग हुआ बीच में, तो ये जो ट्रांजैक्शन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब एक दूसरे कंट्री के बीच के ट्रांजैक्शन को शो करना ही क्या कहते हैं उसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर हमारा अलग अलग अकाउंट होता है। अलग अलग अकाउंट का होने का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि देखो कोई चीज़ होती है जो हम दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो कोई चीज़ हो सकता है वो ट्रेड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के हो, मतलब सामान का लेन देन। दूसरा ट्रेड हो सकता है कि बोरोइंग को लेकर के हो, ठीक है, लोन लेना लोन देना। तो वो सब अलग अलग, जैसे घर का अलग अलग अकाउंट होता है ना, घर का अलग अलग अकाउंट, ये खर्चा करने वाला अकाउंट है, ये सेविंग करने वाला अकाउंट है, वैसे ही यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अलग अलग अकाउंट है। तो सबसे पहला जो अकाउंट है उसे हम लोग कहते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ ये समझना। हम करेंट अकाउंट हम लोग किसे कहते हैं, तो करेंट अकाउंट हम लोग उसे कहेंगे जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब समझ रहे हो ना क्या, गुड्स का मतलब कॉपी पेन डस्टर सारा चीज़ गुड्स में आ गया, और सर्विसेज का मतलब क्या हुआ हमारा, अगर कोई हम लोग फॉरेनर जा कर के वहाँ घूमते हैं, या एजुकेशन या हेल्थ, तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, सर्विसेज। ठीक है, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज में कोई अगर ट्रेड होता है उसके बीच में, तो उसका अकाउंट में कितना ट्रेड हुआ और नहीं ट्रेड हुआ वो किसके अंदर आएगा, करेंट अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला करेंट एंड अकाउंट में कब आएगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होगा तो वो क्या आएगा, करेंट अकाउंट के अंदर आएगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड। और क्या हमारा एक आता है यूनिलेटरल नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। मतलब अब सपोज नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब क्या हुआ, अब इंडिया के लोग यूएस में जाकर के कमा रहे हैं। सपोज दैट सुंदर पिचाई है, वो यूएस में जाके कमा रहा है, उसका फैमिली अगर इंडिया में, तो वो अपने फैमिली के पास पैसा तो भेजेगा, तो वो पैसा जो भेजेगा वो नेट इनकम, बाहर से आने का पैसा, वो किसके अंदर आएगा, करेंट अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, ये चीज़। और क्या चीज़, और इसमें करेंट अकाउंट में ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहला कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब हो गया वही जो कमा करके भेजना, सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई, भैया गेट, भाई साहब प्लीज़ गेट भाई। ठीक है, कॉम्पेंसेशन। और दूसरा हमारा क्या हो गया कि जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, यूएस का अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या बॉन्ड है, उसको हम लोग रख लेते हैं और हम यूएसए को क्या देते हैं, फंड देते हैं। ठीक है, समझना, ये इंडिया, ये यूएसए, अगर यूएसए किसी इंसान यूएसए को क्या दिया, फंड दिया, पैसा दिया, तो यूएसए इसको क्या देगा, बॉन्ड देगा। तो पैसा दिया है तो इस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो किसके अंदर जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड के अंदर। और नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड किसके अंदर है, करेंट अकाउंट के अंदर। समझ रहे हो। तो अब देखो यार, अब जैसे घर का पैसा अलग अलग सेक्टर में जाता है ना, कभी हेल्थ में जाता है, कभी सामान खरीदने में जाता है, कभी किसी को लोन देने में जाता है कि नहीं, वैसे ही यहाँ पर हमारे पूरे कंट्री के ट्रेड का वैसे पैसा को डिवाइड करना है अलग अलग अकाउंट में, और समझना है कि कैसे ट्रेड होता है और कितना ट्रेड होता है। समझ रहे हो, तो ये चीज़। अच्छा, कॉम्पेंसेशन हो गया, और क्या चीज़, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बॉन्ड, स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट जो मिलता है इधर। और हमारा तीसरा क्या आता है इसके अंदर, तीसरा हमारा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ ये समझना। अब क्या हुआ कि तुम बहुत रईस हो, ठीक है, अब तुम्हारे सोसाइटी में पास वाला है वो गरीब है, अच्छा फ्रेंड था, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमने सोचा अरे यार सही चीज़ नहीं है, अपने फ्रेंड को भी पैसा दे दो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही गिफ्ट के रूप में दे दो,
तो अगर गिफ्ट के रूप में कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री को देता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनि का मतलब एक, मतलब वन टाइम यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़, तो हम लोग क्या चीज़, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का हम लोग गिफ्ट के रूप में अगर दिया जाए तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो करेंट अकाउंट के अंदर 3 पार्ट, पहला पार्ट गुड्स एंड सर्विसेज वाला, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड होगा वो किसके अंदर आएगा, करेंट अकाउंट के अंदर। दूसरा हमारा क्या है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब जो इंडिया के लोग या यूएसए के लोग बाहर कमा रहे हैं, ठीक है, उनको जो पैसे मिलेगी वो ट्रांसफ़र जो करेंगे अपने कंट्री के अंदर, वो इसके अंदर। तीसरा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जो भी इंडिया के लोग वो बॉन्ड, सिक्योरिटी ये सब होल्ड कर रहेंगे उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो इसके अंदर। तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, मतलब कि जो भी गिफ्ट हो गया, फ्रेंड को दिया गया एक टाइम, अब देखा यूएसए वाला को बहुत अच्छा कमाई है, अब इंडिया उसका दोस्त बन गया तो इंडिया को बोला अच्छा अच्छा तुमको मैं गिफ्ट देता, तो गिफ्ट दिया ऐसे ही फ्री में, तो वो किसके अंदर आएगा, करेंट अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ उससे, अब ये तीनों समझ लिए, इसमें भी सबका 2-2 पार्ट है। अब 2-2 पार्ट क्या है उससे पहले हमको देखो समझना, अगर हमारे ये इंडिया है, इंडिया, अगर हमारे इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, ठीक है, अगर इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट। तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है तो क्या कहते हैं, क्रेडिट हुआ। और इस चीज़ को हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, प्लस साइन से, समझ रहे हो। और अगर इंडिया से बाहर जा रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट। और इसको हम लोग किस साइन से, माइनस साइन से डिनोट करेंगे, समझ रहे हो ये चीज़। अब वैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज में भी हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है और क्या होता है, इंपोर्ट होता है। अब एक्सपोर्ट और अगर इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होना का मतलब क्या हुआ कि यूएसए हमारे इंडिया के अंदर लाया तो इंडिया वाले क्या देंगे, यूएसए वाले को पैसा देंगे, तो हमारे इंडिया के लिए कहाँ जा रहा है पैसा, बाहर जा रहा है, और पैसा बाहर जा रहा है इसका मतलब क्या, इंपोर्ट होगा, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, माइनस, ठीक है। वैसे ही नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब कि हमारे अगर कोई यूएसए में लोग कमा रहे हैं और इंडिया में अगर पैसा दे तो इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, तो इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है उस चीज़ में हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और अगर हमारे इंडिया में कोई यूएसए के लोग कमा रहे हैं और वो फैमिली को अपना पैसा दे तो इंडिया से क्या जा रहा है, पैसा क्या जा रहा है, बाहर, मतलब कि उस चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, एक ही बात है, अगर हमारे इंडिया को गिफ्ट दिया यूएसए तो हमको क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन अगर इंडिया श्रीलंका को गिफ्ट दे रहा है तो वो क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा बात होगा कि कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा, पॉजिटिव कब होगा जब क्रेडिट होगा, डेबिट कब होगा जब नेगेटिव होगा। तो ये चीज़, अब हमको करंट अकाउंट देख लिए, अब हम लोग आते हैं क्या क्या बायलैटरल गिफ्ट ना, गिफ्ट तो एक तरफ से ना होता है, उधर से नहीं, डोनेशन, डोनेशन बोलो, गिफ्ट बोलो, सब वही बात है, एक तरफ का ट्रांसफर है। एक बार दे दे, दोबारा हाँ, दोबारा देगा तो दोबारा पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, और क्या। लेकिन ये नहीं है जैसे यहाँ पर हो ना, गुड्स दे रहा है तो उधर क्या भाई, यूनिक, अरे वन वे है ही इसका, सिर्फ यहाँ पर काम है पैसा देना और कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं, ठीक है। ऐसा गिफ्ट, तुम अगर फ्रेंड को गिफ्ट देते तो तुम क्या केक खाते हो, वो बोल रहे हो, नहीं भाई, सिर्फ यहाँ पर वहाँ पर गिफ्ट दिया, यहाँ बस उतना लेना देना है, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देख कैपिटल अकाउंट, अब हमारा क्या है, करंट अकाउंट पता चल गया क्या होता है, अब आता है कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर बात करें करंट अकाउंट, आज से पूछे कि करंट अकाउंट में क्या क्या होता है, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, ये तो समझ में आ गया। अब हमारा आता है कैपिटल अकाउंट, हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट। देखो इसमें क्या होता है, दो चीज़ है सिर्फ, डेब्ट, फॉरगिवनेस, और दूसरा हमारा पार्ट आता है इसके अंदर माइग्रेंट। अब समझना कि इंडिया से अगर कोई लोग गया यूएसए,
ठीक है। इंडिया से लोग बिल्कुल गया यूएसए कमाने के लिए और वहाँ पर बिल्कुल सेटल हो गया, वहाँ का नागरिकता मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, सारा चीज़ अपना ले करके जितना भी प्रॉपर्टी अपना बेच करके वो कहाँ गया, यूएसए। और यहाँ से अगर वो जा रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीज़ है, कैपिटल अकाउंट बहुत ही छोटा होता है, ट्रांजेक्शन जो होता है वो कैपिटल अकाउंट का बहुत ही छोटा, मतलब बहुत कम जगह। घर में अब देख तो वो कभी तुम्हारा क्या कहते हैं, घर में अगर कोई छोटी चीज़ ट्रांजेक्शन, बिल्कुल छोटी चीज़ जैसे नमक का कितना घर में ट्रांजेक्शन हो सकता है 100 रुपये हो, तो ओवरऑल वो क्या है, बिल्कुल छोटा है ट्रांजेक्शन। हाँ, तो वो चीज़ तो हमारा वो वैसे ही कैपिटल अकाउंट जो है ओवरऑल उसका बहुत ही छोटा भाग है, दैट इज लगभग 2 से 3% मात्र है इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर मात्र दो चीज़ आता है, ये क्या होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। अब यहाँ से घर हम ले करके जा रहे हैं तो एक ही वे ना हुआ, सिंपल है। या यूएसए वाला अगर सेटल हो गया इंडिया में आकर के तो एक ही वे ना हुआ वो चीज़। डेप्ट फॉरगिवनेस का मतलब क्या हुआ, अब सपोज डेट इंडिया वाले ने, अब इंडिया जो यूएसए से लोन लिया था, अब यूएसए फ्रेंडशिप अच्छा हो गया तो फ्रेंडशिप के चक्कर में बोला चलो हम तुम्हारा जो लोन था उसको माफ़ किए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर माफ़ हुआ, लेकिन यूएसए के जो कैपिटल अकाउंट होगा वहाँ पर तो माइनस लगेगा, गेटिंग और नॉट। हाँ, वो वहाँ पर तो डेप्ट फॉरगिवनेस ये भी किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये बहुत ही छोटा, हम लोग एक बार डाटा लिखेंगे, ठीक है, डाटा के बाद भी समझेंगे, उसके बाद पता चलेगा कैपिटल अकाउंट बहुत छोटा होता है, ज़रूरी इसको मानता भी नहीं है कोई कंट्री, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट, तीसरा अकाउंट एंड लास्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट किसे कहते हैं ये समझना, नाम से ही पता चल रहा होगा फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस का मतलब क्या, फ्लो ऑफ एसेट, फ्लो ऑफ एसेट, मतलब अगर एसेट का फ्लो होता है, एसेट के अंदर क्या हो गया, घर हो गया, एसेट के अंदर क्या हो गया, कंपनी हो गया, ठीक है। कंपनी एक अगर यूएसए का कंपनी इंडिया के अंदर आकर के बना है, ठीक है, इंडिया का कंपनी यूएसए के अंदर बना है, तो वो सब जो है फाइनेंशियल आउटफ्लो वो सब किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। अगर हमारा यूएसए का कंपनी सपोज यहाँ इंडिया आकर के बना है, जैसे कि टेस्ला अगर इंडिया में आकर के खोल ले, ठीक है, तो वो इंडिया में आ रहा है, तो आ रहा है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर भी दो पार्ट, पहला पार्ट को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इनफ्लो होने का मतलब क्या चीज़, यूएसए से का कंपनी हमारा कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, इन कर रहा है, तो फाइनेंशियल इनफ्लो। जैसे टेस्ला अगर एक से 2 सालों के अंदर इंडिया में अगर कंपनी खोले तो वो क्या है, फाइनेंशियल इनफ्लो, भारत के अंदर आ रहा है, तो भारत के अंदर आएगा तो पैसा पहले भारत को देगा, भारत के अंदर पैसा भी तो आ रहा है, कंपनी आने के साथ साथ क्या आएगा, उसके साथ पैसा भी आएगा। अब पैसा आने का मतलब क्या है कि वो क्रेडिट है, और क्रेडिट है मतलब क्या चीज़, पॉजिटिव है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ ये समझना। फाइनेंशियल आउटफ्लो का मतलब है कि इंडिया का अगर कोई कंपनी है वो चला गया, सपोज यूएसए का कंपनी था, दैट इज़ फोर्ड था, तो फोर्ड ने अपना क्या किया, अपना जो बेंगलोर के अंदर है वो बंद कर दिया, बोला हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, शट डाउन, ठीक है, बिल्कुल। तो वो वापस चला गया यूएसए, तो इंडिया वापस जा रहा है तो अपना सारा फंड भी ले करके जाएगा, बेच करके कंपनी, तो वो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, साथ में पैसा ले करके, तो वो क्या है, फाइनेंशियल आउटफ्लो। और यहाँ पर क्या आएगा, साइन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ कि फाइनेंशियल इनफ्लो किसे कहते हैं, फाइनेंशियल आउटफ्लो किसे कहते हैं, कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, करेंट अकाउंट किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा। अब हम लोग डाटा के हिसाब से देखते हैं, एक यूएसए का डाटा लेते हैं और उसके बाद समझते हैं, ठीक है। अब देखना, अब देखो फाइनेंशियल इनफ्लो की हम लोग बात किए ना, फाइनेंशियल अकाउंट,
देखो ये जो फाइनेंशियल अकाउंट की हम लोगों ने बात किया है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंट में पहला जो होता है वो प्राइवेट आदमी फाइनेंशियल काम करता है कि वो कंपनी खोला, वो कंपनी कम किया, और दूसरा जो होता है वो हमारा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो फाइनेंशियल अकाउंट की बात की, वहाँ पर फाइनेंशियल इनफ्लो देखे, फाइनेंशियल आउटफ्लो देखे, तो कुछ फाइनेंशियल इनफ्लो और आउटफ्लो कौन करते हैं? प्राइवेट। जैसे हम लोगों ने देखा टेस्ला, फोर्ड कंपनी, तो वो क्या हुआ? प्राइवेट वाला काम हुआ। लेकिन कुछ जो होता है वो सेंट्रल बैंक भी फाइनेंशियल इनफ्लो और आउटफ्लो करते हैं। कैसे? अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक के पास उसको क्या चाहिए? ऑफिशियल रिजर्व चाहिए। ऑफिशियल रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व किसे कहते हैं ये समझना। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया, हम लोग जानते हैं इंडिया को सबसे 80% जो है वो इंडिया वो क्या करता है? ऑयल का इंपोर्ट करता है 80%। अब वो इंडिया अगर ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरबिया से वो मंगा रहा है, तो सऊदी अरबिया से मंगा रहा है तो इंडिया उसको क्या करेगा? पे तो करेगा, और पे तो वो रुपीज़ में नहीं कर सकता, तो किस चीज़ में करेगा? इंटरनेशनल करेंसीज में करेगा जो वैलिड है सभी जगह। उसी में सऊदी अरबिया लेगा भी। कौन कौन सा इंटरनेशनल करेंसी वैलिड है? जैसे कि डॉलर, और क्या? यूरो, और क्या? पाउंड स्टेरलिन, ठीक है, पाउंड स्टेरलिन, और क्या? येन, ठीक है, जापान का करेंसी पाउंड, इंग्लैंड यूरो, यूनाइटेड नेशन EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो ये 4-5 जो करेंसी इंटरनेशनल करेंसी, इसमें वो ट्रेड करेगा। मतलब तेल अगर ले रहा है इंडिया तो उसको ये 4-5 करेंसीज में देगा। अब सोचो कि इंडिया को तेल का ज़रूरत है, उसको पे करना है ये सब करेंसीज में, तो ये सब करेंसीज का ये बना करके रखेगा ना पहले से, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व, ठीक है। मतलब गोल्ड का ये 4-5 करेंसीज का, फॉरेन करेंसीज का, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व। और जब अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो क्या करता है? पे करता है, ठीक है, इस चीज़ से। तो ये चीज़ हुआ कि हम लोग ऑफिशियल रिजर्व किसे कहते हैं, जो हमारा आरबीआई रखती है, जैसे गोल्ड के फॉर्म में, जैसे फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उस समय वो पे कर सके, ठीक है, ये चीज़। अब समझना, ऑफिशियल रिजर्व का ज़रूरत पड़ता है आरबीआई के लिए या किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए, उसको ऑफिशियल रिजर्व का ज़रूरत पड़ता है। अब देखना, अब ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व के लिए वो क्या करेगी? वो भी कुछ एसेट को खरीदेगी, वो भी क्या करेगी? कुछ एसेट को खरीदेगी, ठीक है। जैसे फॉरेन अगर करेंसीज को वो खरीद रही है, फॉरेन करेंसी को अगर हमारा सेंट्रल बैंक अगर खरीद रही है, समझना ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर फॉरेन करेंसीज को खरीद रही है तो हमारे अंदर आ रहा है, हमारे कंट्री के अंदर वो आ रहा है, हमारे सेंट्रल बैंक के अंदर आ रहा है। होना चाहिए क्या चीज़? क्रेडिट। क्या होना चाहिए? क्रेडिट। बट फॉरेन करेंसी वो हमारा करेंसी नहीं है, वो किसका करेंसी है? उसका करेंसी है, समझ रहे हो? ये क्रेडिट पॉजिटिव साइन होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता। मतलब अगर इंक्रीज कर रहा है फॉरेन रिजर्व तो कैसा साइन होगा? नेगेटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव, लेकिन फॉरेन करेंसी है, दैट्स वाई वो क्या है? नेगेटिव है। वो उसका माल है, मेरा माल नहीं है, समझ रहे हो ना, दूसरे कंट्री का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से उसी तरीके से क्या होता है? अगर फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व हमारा आरबीआई फॉरेन करेंसी को बेचती है, सपोज क्या हुआ कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो गया। जैसे अभी 2-3 महीने की बात कर रहे हैं, प्राइस क्या हो गया? तेल की बिल्कुल बढ़ गई, $100 से $140 पहुंच गई। तो इंडिया को तेल का ज़रूरत है तो वो पे ज़्यादा करेगी, पैसा ज़्यादा हो गया तेल का तो वो पे ज़्यादा करेगी। पे ज़्यादा करेगी तो कहाँ से? आरबीआई अपना रिजर्व में से निकाला पैसा, ठीक है, आरबीआई पैसा निकाल करके दिया, तो वहाँ पर क्या हुआ? फॉरेन करेंसी कम हुआ, हाँ या ना? तो अगर फॉरेन करेंसी कम हो रहा है तो हमारे में क्या होना चाहिए था? हमारे से दूर जा रहा है तो क्या होना चाहिए था? नेगेटिव इंडिया से। लेकिन होगा क्या? पॉजिटिव, क्योंकि वो दूसरे कंट्री का था, चला गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे उल्टा काम होता है, तो ये क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव, समझ रहे हो? तो ये फॉरेन फाइनेंशियल अकाउंट में तो 2 पार्ट आता है। अगर हम लोग अभी लिखते हैं तो उसी में तुमको पता चलेगा कि फाइनेंशियल अकाउंट
कैसे डिवाइड होता है ये देखना। पहला फाइनेंशियल आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब तुम समझ रहे हो बाहर जाना। अब बाहर कब कब जाएगा ये बताना, बाहर कब जाएगा पैसा। तो पहला बाहर जाएगा जब ये प्राइवेट वाला है हमारे कंट्री के अंदर है वो बेच दे, जो हमारा फोर्ड कंपनी है वो अगर बेच दे तब क्या जाएगा पैसा हमारे कंट्री से, वो क्या जाएगा बाहर जाएगा। ठीक है। या अगर कोई बोलते हैं फाइनेंशियल, तो हमारे कंट्री के लोग अगर हैं, अगर हमारे इंडिया के कंट्री के लोग हैं, अगर वो यूएसए में जाकर के कंपनी खोले तो इंडिया से क्या गया बाहर, तो किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल आउटफ्लो के अंदर आएगा। समझ रहे हो। तो कब होगा, जब रेसिडेंट कंट्री बाहर जाए, रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन बाहर खरीदेगा। समझ रहे हो, जब बाहर जाएगा, बाहर, ये हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, हम सिर्फ यहाँ पर अच्छे से बता दे रहे हैं। जब हमारे रेसिडेंट के कंट्रीज, हमारे रेसिडेंट जो है कंट्री के, वो दूसरे कंट्री में जाकर के कुछ करे तो क्या होगा, फाइनेंशियल आउटफ्लो। या दूसरे कंट्री वाले आदमी हमारे कंट्री में जो था उसको बेच करके निकल जाएं तो क्या होगा, फाइनेंशियल आउटफ्लो। और कब होगा फाइनेंशियल, ये तो प्राइवेट वाला पार्ट हो गया। अब कहाँ होगा, सेंट्रल बैंक वाले पार्ट में भी होगा। वैसे ही कब आउटफ्लो होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव आउटफ्लो। कब आउटफ्लो होगा ये बताना। तो नेगेटिव यहाँ पर कौन सा है, ये जब फॉरेन रिजर्व हमारा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फॉरेन आउटफ्लो के अंदर वो जाएगा, तो फॉरेन आउटफ्लो के अंदर जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, फाइनेंशियल इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, जब दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आकर के वो खोले कंपनी तो उसको क्या गया, फाइनेंशियल इनफ्लो। पहला तो प्राइवेट वाला पार्ट हो गया, और दूसरा हम लोग कौन सा पार्ट करें, सेंट्रल बैंक वाला। कब होगा, जब हमारा सेंट्रल बैंक ऑफिशियल रिजर्व को कम करे तब क्या होगा, फाइनेंशियल इनफ्लो। ऑफिशियल रिजर्व को कम करे, तेल महंगा हो गया, बेच रहे ज़्यादा रहे। समझ रहे हो ना ये बात। तो किसे हम लोग कहते हैं, फाइनेंशियल इनफ्लो। अब हम लोग कुछ नहीं करना, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ चार्ट बना लेना है बिल्कुल, कि गुड्स एंड सर्विसेज का कितना हुआ, क्रेडिट कितना, डेबिट कितना हुआ। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो देखे थे नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड उसमें कितना हुआ। फिर हम लोग देखेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कितना हुआ। सबका सिर्फ अब डाटा लिख देना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट में देखेंगे कि कितना हुआ। कैपिटल अकाउंट के मतलब तुम लोग समझ गए हो, किसे कहते हैं, डेब्ट फॉरगिवनेस, एंड दूसरा माइग्रेंट वर्कर जो लेके जाते हैं। ठीक है। और हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फाइनेंस, पहला प्राइवेट, दूसरा सेंट्रल बैंक। प्राइवेट वाला भी क्या हो सकता है, वो इनफ्लो करेगा कब, जब बाहर वाले कंपनी हमारे अंदर है। आउटफ्लो करेगा जब हमारी कंपनी बाहर जाए। और दूसरा क्या, सेंट्रल बैंक कब होगा, फाइनेंशियल इनफ्लो होगा जब हमारा सेंट्रल बैंक ऑफिशियल रिजर्व को कम कर दे, और जब ज़्यादा कर दे तो माइनस हो। समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी में जाएगा ना, मिलेगा। ठीक है। नहीं किसी को बोल रहे हैं, जो भी यूपीएससी में जाएगा या कोई भी बीपीएससी में जाएगा मिलेगा। ठीक है। और वहाँ पर सिर्फ ये टीचर लिख करके ऐसे वो परसेंटेज लिखता है। थोड़ा सा अगर दिमाग वाला चीज़ था वो है ऑफिशियल रिजर्व, कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। ठीक है। वो थोड़ा सा क्रेडिट कब होगा और डेबिट कब होगा, उल्टा है बिल्कुल केस। ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व बढ़ाता है तो माइनस होता है, ऑफिशियल रिजर्व अगर कम करता है तो प्लस होता है। ठीक है। तो ये हल्का सा अब हम लोग डाटा लिख करके देख लेंगे, समझ लेंगे बस। अगर किसी के पास रीडिंग है तो वो ओपन कर सकते हैं 152 पेज नंबर। बीओपी करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स
सर्विसेज, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स, ये सर्विसेज, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, इनकम रिसिव्ड फ्रॉम अब्रोड, इनकम पेमेंट फ्रॉम अब्रोड, टू रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री, ऑफ अदर कंट्री, यूनिलेटरल ट्रांसफर, गिफ्ट, इसका अगर करें -723.7, ये कितना 1272, 892.6, 379.6, इंपोर्ट हमारा कितना हुआ 195.9, ठीक है, और गुड्स का कितना हुआ इंपोर्ट 1674, 321, 1.6, 468 -467, ये -82, ये भी -82, 804.9। देख लेना यार, ये डाटा सही है। अभी जितना ये थ्योरी पोर्शन हो रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन अब आता है। अब क्या आता है ये देखना। अगर हम लोग करेंट अकाउंट की बात करें, उसमें हम लोगों ने देखा था पहला चीज़ एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर क्या देखा था नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, उसी के अंदर क्या था इनकम रिसिप्ट फ्रॉम, इनकम रिसिप्ट ये क्या इंटरेस्ट है, सॉरी ये इंटरेस्ट पेमेंट जो वहाँ पर था वही है, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रोड। ओ हाँ ठीक था, इनकम था, ये नीचे तो है इंटरेस्ट पेमेंट टू रेसिडेंट ऑफ कंट्री, और लास्ट में क्या है यूनिलेटरल ट्रांसफर दैट इज गिफ्ट। यही तो 3 पार्ट हमारा था, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड में 2 पार्ट, और ये हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब देखो इसका अगर देखते हैं डाटा क्या है, जो भी डाटा है वो डॉलर बिलियन में है, ठीक है, वो बिलियन में है। क्या है अब देखना, एक्सपोर्ट यूएसए कितना किया, ये 2005 का बीओपी है उसका कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसा हुआ। एक्सपोर्ट कितना किया यूएसए ने, ये देखना, एक्सपोर्ट हमारा -723, 723 माइनस में, मतलब एक्सपोर्ट क्या किया, कम किया। कितना है, 1 सेकेंड, एक्सपोर्ट कितना किया 1272 क्या किया एक्सपोर्ट, जिसमें गुड्स का कितना किया 892, और क्या चाहिए हमारा सर्विस का कितना किया 379.6। मतलब एक्सपोर्ट हम लोग क्या जानते हैं प्लस होता है, हाँ या ना, एक्सपोर्ट दैट इज प्लस। अब हम लोग इंपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट कितना किया गुड्स, बाहर से कितना मंगा है 1674, बाहर से मंगाना इंपोर्ट क्या होता है माइनस दैट इज डेबिट। सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज का कितना इंपोर्ट किया 321, माइनस इंपोर्ट का मतलब माइनस, ये दोनों को प्लस अगर करते हैं कितना आएगा 1998। तो मतलब 1998 यूएसए क्या किया इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट का मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव, एक्सपोर्ट का मतलब साइन क्या होगा पॉजिटिव, ये दोनों को प्लस करेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेड बैलेंस,
ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना होगा बताइए? अगर यहाँ पर या इसे अगर ट्रेड डेफिसिट लिखे, मतलब ट्रेड में कमी कितनी आई, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट उसको कहते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना होगा? इतना हमारा कंट्री प्रोड्यूस किया, इतना हमारा कंट्री मंगाया, मतलब 1272 प्रोड्यूस किया, और क्या 1998 अगर मंगाया, मतलब मंगा बाहर से ज़्यादा ना रहा है, मतलब पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर। नेगेटिव साइन क्या है? ज़्यादा। कितना ज़्यादा? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ओवरऑल कितना है? -723। मतलब हम लोग इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? 1998 दैट इज माइनस, और एक्सपोर्ट कितना करें? 1272 बिलियन डॉलर। तो ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो कितना हुआ? 723 बिलियन डॉलर। और जी भैया ये ना, और अगर हम लोग बात करें तो साइन यहाँ पर क्या है हमारा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया कि हमारा कंट्री जो है यूएसए वो क्या है? ट्रेड डेफिसिट, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है, किससे? एक्सपोर्ट्स, ये चीज़। अब बात करते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, प्लीज़ भाई प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट प्लीज़। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड की अगर बात कर रहे हैं, मतलब बाहर से पैसा हमको मंगाना, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब अगर यहाँ का आदमी यूएसए में कमा रहा है, ठीक है, तो इंडिया में पैसा भेजेगा, तो वो चीज़ हुआ। तो अगर बात करते हैं तो पहला चीज़ इनकम रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आना। अगर आपके भैया यूएसए में कमाते हैं, आपका वो भैया पैसा भेजे और इंडिया से पैसा गया, वो नेट इनकम रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ से भी जाएगा वहाँ से भी जाएगा, तो जो आया माइनस जो गया वो चीज़। तो कितना हुआ वो ये देखना 468, मतलब कि यूएसए के लोग जो बाहर कमा रहे थे वो पैसा भेजे, और यूएसए के लोग और यूएसए में जो लोग कमा रहे थे वो अपना घर पैसा भेजे, ये दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आया? 468 नेट इनकम रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया? दूसरा अगर बात करते हैं इनकम पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब बॉन्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट मिले। तो यूएसए वाले को यहाँ पर ये कितना इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? यहाँ पर -467, मतलब कि यूएसए से इंटरेस्ट पेमेंट बाहर जा रहा है। माइनस का मतलब बाहर जा रहा है, मतलब बाहर का लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं यूएसए से। ये 468 ऊपर में है, इसका मतलब में क्या समझ में आता है? केवल यूएसए के लोग बाहर ज़्यादा काम करते हैं तभी ना वो पैसा भेजे, दैट्स वाई यहाँ पे ये पॉजिटिव है। और ओवरऑल की बात करें कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा? 469 माइनस 467, 468 माइनस 467 कितना आएगा? 1.6। ठीक है, तो ये हुआ, मतलब कि पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़। अब लास्ट आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, दैट इज गिफ्ट। तो गिफ्ट की बात आता है तो यूएसए जो है वो पता चलता है वो रईस कंट्री का मतलब गिफ्ट थोड़ा बांटते रहता है। तो बांटना का मतलब माइनस हो रहा है, क्रेडिट तो कितना हो रहा है? -86। ठीक है, कितना हो रहा है? -86। अब हम लोग करेंट अकाउंट की बात करें ओवरऑल कि करेंट अकाउंट उसका पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों का क्या करेंगे? हम लोग सम करेंगे, सारा को क्या करेंगे? ये सम करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नेट इनकम रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड और क्या जी? यूनिलेटरल ट्रांसफर, सारा का क्या करेंगे? सम। और उस चीज़ को क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, जब सारा तीनों पार्ट को हम लोग सम कर लेते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट बैलेंस। अगर करेंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव आया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? करेंट अकाउंट सरप्लस। और अगर निगेटिव आया तो उसे क्या कहेंगे? करेंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पर अगर देखते हैं करेंट अकाउंट सरप्लस है या डेफिसिट, तो ये यहाँ पर देखते हैं ये हमारा कितना है? ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया, ये हमारा इंपोर्ट हो गया, -723 है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो यहाँ पर तो माइनस में ही चल रहा है, ये दोनों में तो माइनस में ही चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा प्लस हुआ और क्या यहाँ पर भी माइनस हुआ, यहाँ पर क्या है? माइनस है, इसका डिफरेंस दिखता है 1900 कुछ 1200 कुछ, दैट इज माइनस। यहाँ पर +1 सिर्फ हुआ, यहाँ पर -86 हुआ। तो ओवरऑल अगर करते हैं तो क्या हुआ? ओवरऑल माइनस हुआ। या देख लो यहाँ से 1272 -1998 दैट इज इंपोर्ट किया,
प्लस 1.6 इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस 86। अब खुद करके देख लो कि क्या आएगा, माइनस में आएगा या प्लस में? माइनस में। और कितना माइनस आएगा? माइनस 723। मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट है कितना? माइनस 723। समझ में आ रहा? तो ये करेंट अकाउंट का हमारा पार्ट हुआ कि एक्सपोर्ट कितना था, इंपोर्ट कितना था। ऐसे ही अगर तुम इंडिया का देखोगे, मैं ग्रुप पे अभी मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ इंडिया का भी देखोगे तो ऐसे ही बिल्कुल डाटा रहेगा। समझ रहे कि एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड के अंदर क्या पार्ट है, ठीक है, इनकम जो हमारे लोग कमाते हैं भेजते हैं, फिर इंटरेस्ट पेमेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, एंड लास्ट ऑफ ऑल करेंट अकाउंट बैलेंस किसे कहते हैं, कब सरप्लस होगा, कब डेफिसिट होगा। सो दिस ओवरऑल कहानी, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, करेंट अकाउंट पता चल गया तो वैसे ही हम लोग कैपिटल अकाउंट का डाटा देखते हैं। उधर बैठ गए यार। कैपिटल अकाउंट में हम लोग ने देखा था सिर्फ दो चीज होता है, पहला डेप्थ फॉरगिवनेस एंड दूसरा हमारा क्या था वहां पर, दूसरा हमारा क्या था, माइग्रेंट वर्कर। यही ना दो पार्ट था भाई। अगर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा अकाउंट है जिसके अंदर बहुत ही कम ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, सिर्फ दो पार्ट आता है, पहला डेप्थ फॉरगिवनेस। अगर यूएस वाले ने इंडिया के साथ दोस्ती था, बोला चलो तुम्हारा लोन माफ किया, तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। या क्या चीज़, हमारे माइग्रेंट वर्कर, सपोज इंडिया से चले गए, सुंदर पिचाई बिल्कुल चले गए वहाँ, ठीक है, यूएसए, और उन्होंने इंडिया का सारा प्रॉपर्टी बेच दिया, तो इंडिया से कहाँ जा रहा है, बाहर, ठीक है। तो इस चीज़ को माइग्रेंट वर्कर वाला जो आएगा, कहाँ आएगा वो, कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ दो इसमें, दैट इज डेप्थ फॉरगिवनेस एंड व्हाट, दूसरा माइग्रेंट वर्कर वाला। तो इसके अंदर देखते हैं कैपिटल अकाउंट, तो क्या है हमारा, नेट कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। नेट का मतलब क्या हुआ, नेट का मतलब तुम समझ रहे होगा, क्रेडिट माइनस क्या, डेबिट। तुम नेट कितना कमाए, तुम नेट कितना कमाए, उसका मतलब क्या हुआ, जितना तुम कमा रहे हो ओरिजिनल और जितना तुम लॉस कर रहे हो, दैट इज योर नेट। तो वही चीज़ यहाँ हुआ, मतलब जितना डेप्थ फॉरगिवनेस हो रहा है, जितना माइग्रेंट वर्कर जो हो रहा है हमारे अंदर पैसा लेकर के आ रहा है, ठीक है, माइनस जो हमारे यहाँ से लेकर के जा रहा है। अगर हम किसी को डेप्थ फॉरगिवनेस किए या हमारे यहाँ से माइग्रेंट वर्कर सुंदर पिचाई चले गए लेकर के, वो माइनस, ठीक है। तो वो माइनस और प्लस अगर करते हैं तो हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो आता है कितना, -5.6, -5.6। अब तुम खुद देख रहे होगे, अगर करेंट अकाउंट की बात करें, ओवरऑल की बात करते हैं, लगभग $3000 बिलियन, 3000, कहीं 1700 था, कहीं 1200 था, ठीक है, कहीं 89 था, कहीं +1 -1, ठीक है। तो ओवरऑल लगभग 3000 बिलियन, और यहाँ पर कितना है, 5.6, और प्लस माइनस हुआ तब ये है, हो सकता है वो 50 भी रहे, तो वो 3000, ये 50, तो दैट्स वेरी स्मॉल पार्ट कैपिटल अकाउंट। इसीलिए कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को दोनों को एक साथ लिखा जाता, कैपिटल अकाउंट को अलग नहीं लिखा जाता, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को दोनों को एक साथ लिखा जाता। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पार्ट, ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं ये माइनस साइन का मतलब क्या पता चला, पहला चीज़ कि यूएसए जो है दूसरे कंट्री को डेप्ट फॉरगिवनेस ज़्यादा दे रहा होगा, तो उसके कारण उसमें क्या आ गया, माइनस आ गया। दूसरा, यूएसए के लोग जो हैं वो बाहर ज़्यादा जा रहे होंगे, मतलब कि यूएसए के माइग्रेंट वर्कर प्रॉपर्टी लेके ज़्यादा जा रहे हैं, तो यूएसए के लिए तो घटा चीज़ है, यूएसए के कंट्री से पैसा जा रहा है, तब क्या है, माइनस आने का मतलब ये है, समझ रहे हो। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल अकाउंट पे। फाइनेंशियल अकाउंट,
नेट फाइनेंशियल इनफ्लो नेट फाइनेंशियल फ्लो। अच्छा ठीक है, हाँ ये पहला क्या है, फाइनेंशियल आउटफ्लो। अब फाइनेंशियल आउटफ्लो का मतलब तो समझ रहे होगे, फाइनेंशियल आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ ये बताना। जब हमारा इंडियन कंपनी जाकर के यूएसए में खोल ले, अगर रिलायंस है वो जाकर के यूएसए में अगर खोल ले कंपनी, वो खोल ले, तो हमारे कंट्री के लिए क्या है, यहाँ से पैसा लेके जा रहा है, जाना का मतलब माइनस, हमारे कंट्री के लिए क्या है, घटा। दैट इज आउटफ्लो में क्या आता है, साइन माइनस का आता है। ठीक है, अब देखते हैं तो आउटफ्लो, पहला चीज़ तो ये प्राइवेट वाला, दूसरा रिजर्व बैंक है ना, सेंट्रल बैंक वाला भी पार्ट। माइनस कब, जब फॉरेन रिजर्व बढ़ा ले तब क्या होगा, माइनस हो। तो वही दो पार्ट है यहाँ पर, देखते हैं। पहला यूएस ऑफिशियल रिजर्व एसेट और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, अदर यूएस ऑन्ड एसेट अब्रोड, अदर यूएस ऑन्ड एसेट अब्रोड। तुम खुद यहाँ से पढ़ सकते हो, अगर यहाँ पर डाटा अगर लिखे तो ये कितना है 14.1 और ये कितना है -505 -505। अब देखना यूएस ऑफिशियल रिजर्व आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये माइनस यूएस ऑफिशियल रिजर्व एसेट, ये यहाँ पर क्या है प्लस। बोले थे ना अगर माइनस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, माइनस होगा तो वहाँ पर क्या बोले थे हम, प्लस होगा, उल्टा बस हो ये कहानी। वैसे ही अगर बात करें अदर यूएस, और क्या ये यूएस ऑन एसेट अब्रोड, मतलब यूएसए के लोग बाहर अगर बेच रहे हो तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका क्लास है मैम, ओके ठीक है। यूएस ऑफिशियल रिजर्व एसेट जो है अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। बस यहाँ से यही समझना है, अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस, उल्टा। और दूसरा यूएसए के लोग जो है अदर यूएस ऑन्ड एसेट अब्रोड, मतलब यूएसए के लोग जो एसेट बाहर में रखते हैं, मतलब यूएसए का कंपनी जो बाहर में उनका कंपनी है वो किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल आउटफ्लो के अंदर, और वो क्या है माइनस। फाइनेंशियल आउटफ्लो का मतलब माइनस। इसका मीनिंग समझना, अदर यूएसए ऑन्ड एसेट अब्रोड, मतलब यूएसए का एसेट बाहर में, तो इसमें क्या आएगा, फाइनेंशियल आउटफ्लो। आउटफ्लो का साइन क्या है, माइनस। तो ओवरऑल देखिए -504 और ये +14.1, तो आउटफ्लो हमारा कितना हुआ, हमारा आउटफ्लो हुआ -491.7, ये चीज़। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल इनफ्लो, फाइनेंशियल इनफ्लो। अब इनफ्लो का भी मतलब हम लोग समझ गए, बिल्कुल देखना भी नहीं है, वो सिर्फ डाटा लिखेंगे। पहला इनफ्लो में हम लोग क्या जानते हैं, यूएस ऑफिशियल रिजर्व एसेट, रिजर्व एसेट। और इनफ्लो का मतलब है कि यूएसए का कंपनी आकर के इंडिया में आकर के खोल लिया, मतलब यूएसए पैसा हमारे अंदर ला रहा है, तो इनफ्लो का मतलब क्या है, पॉजिटिव। और यूएसए ऑफिशियल रिजर्व एसेट यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव कब होगा ये बताना, निगेटिव कब होगा, जब इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, निगेटिव होगा, समझ रहे हो। तो जब इंक्रीज करेगा तभी ना निगेटिव होगा वहाँ पे, ये चीज़ डाटा जो भी होगा वो छोड़ो अभी। और दूसरा हमारा कब होगा, जब यूएसए की कंपनी जो है, जब यहाँ पर था यूएसए का कंपनी बाहर खोल ले, अब है कोई बाहर का कंपनी यूएसए में आकर के खोले, अगर बाहर का कंपनी यूएसए में आकर के खोले, इंडियन कंपनी यूएसए में चला गया, तो यूएसए के लिए वो क्या है, फाइनेंशियल इनफ्लो अंदर आ रहा है, तो वही चीज़ लिखेगा। इसको क्या, अदर फॉरेन ऑन एसेट, अदर फॉरेन ऑन्ड एसेट, मतलब कि फॉरेन के लोग गो का जो एसेट है वो किसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल इनफ्लो के अंदर। जो
फॉरेन का कंपनी यूएसए के अंदर, दैट इज एसेट। ये कितना है हमारा, ये हमारा आता है 220 और ये 1072, और इसको अगर एडिशन करते हैं तो ये कितना है 1292 पॉइंट कितना 7, 1292 पॉइंट कितना 7। ये तो ये हमारा देखना फाइनेंशियल अकाउंट की बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने बात किया पहला फाइनेंशियल आउटफ्लो के अंदर भी बात की, एक रिजर्व वाला पार्ट होगा और दूसरा हमारा प्राइवेट वाला पार्ट होगा। आउटफ्लो का मतलब यहाँ पे माइनस, ठीक है, आउटफ्लो का मतलब बाहर जा रहा है, डेट इज माइनस। इनफ्लो का मतलब पॉजिटिव। पहला सरकार ये सेंट्रल बैंक वाला पार्ट होगा, रिजर्व अपना बढ़ाना कम करना, और दूसरा हमारा किसका पार्ट होगा, फॉरेन ऑन्ड एसेट का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल हमारा कितना हो गया, इनफ्लो अब देखो यहाँ पर कितना है 1292, दैट इज पॉजिटिव। आउटफ्लो हमारा कितना है -491। ये अगर यहाँ पर करते हैं प्लस माइनस तो ये कितना आएगा, लगभग 801, यही ना, मतलब कि प्लस, मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो क्या है, क्रेडिट है, मतलब वो पॉजिटिव में, और करेंट अकाउंट वो क्या था, निगेटिव में था, है ना, वो क्या था, करेंट अकाउंट निगेटिव में था, जो अभी बात किए थे, करेंट अकाउंट डेफिसिट, वो चीज़। और वो हमारा कितना था 723, कितना था 723। अच्छा ये चीज़ अब देखना, जैसे कि वहाँ पर हम लोग करेंट अकाउंट बैलेंस देखे थे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस बोले थे ना, दोनों एक साथ लिखा था, ठीक है। कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट, बैलेंस का मतलब जितना तुम कमाए और जितना तुम्हारा लॉस हो। तो अगर डेबिट की बात करते हैं, वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कितना था हमारा +1, 1.6, कितना था -5.6, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा कितना है पॉजिटिव 801 +801, तो ये हमारा क्या आ गया, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस। अगर पॉजिटिव में है तो क्या बोलेंगे, सरप्लस में है, और नेगेटिव में है तो क्या बोलेंगे, डेफिसिट में। तो यहाँ से पता चलता है कि वहाँ पर करेंट अकाउंट क्या था, डेफिसिट, यहाँ पर क्या है, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट क्या है, सरप्लस, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा, वो क्या चीज़ आएगा, बस यहाँ से अगर करते ये लगभग 796 कुछ ऐसा है। ये कितना था 723, ये कितना है 796। अब एक बात यहाँ से समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों का अगर सम करते हैं, कैपिटल अकाउंट बैलेंस और करेंट अकाउंट बैलेंस दोनों का अगर सम करते हैं, दैट इज CAB प्लस कितना KFA इज इक्वल टू व्हाट, 0 आना चाहिए। समझ रहे हो, दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, कि कैसे कैपिटल अकाउंट बैलेंस और करेंट अकाउंट बैलेंस का सम कितना आएगा, 0 आएगा, कैसे आएगा, समझ रहे हो। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इसका, कैसे आएगा ये समझ। इससे पहले तुमको क्या डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ देना पड़ेगा, पहले बैकग्राउंड तुमको अच्छा से तैयार करना होगा कि अगर हमारा करेंट अकाउंट बैलेंस ये 800 है तो तुमको मान के चलना पड़ेगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ये कितना है 796 है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव में, वो कितना था 723, कितना में, माइनस में। तो अब अगर बात करते हैं, यहाँ से देख क्या बोला गया, ये दोनों का वैल्यू मिला करके क्या आना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए। ये 796 है, ये 723 है, बीच का डिफरेंस 70 है ना, 70 बिलियन का डिफरेंस है। और जो वो 70 बिलियन का डिफरेंस है, मतलब कि कहीं पर गड़बड़ी हुआ है, और उस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टैटिकल डिस्पेंसी, ठीक है। स्टैटिकल डिस्पेंसी का नाम दे दिया जाता है अगर इक्वल नहीं हो रहा है, तो जो भी डाटा में एरर आ रहा है वो उसको क्या कहते हैं, स्टैटिकल डिस्पेंसी, ठीक है। उसके अंदर मतलब कि यहाँ पर क्या, स्टैटिकल डिस्पेंसी, ये कितना है हमारा, ये करते हैं तो माइनस करते हैं तो 3773, दैट इज पॉजिटिव में है। मतलब स्टैटिकल डिस्पेंसी का नाम है कि हम लोग करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट
हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और क्यों जीरो होना चाहिए था, कुछ देर में पता चल जाएगा, कुछ देर में पता चल जाएगा क्यों जीरो होना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि जीरो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कुछ देर में पता चले। तो इसको जीरो बनाने के लिए जो बाकी जो लेफ्ट बच गया वो उसको क्या नाम देते थे, स्टैटिकल डिस्पेंसी। समझ रहे हो। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्यों जीरो होता है, ये चीज स्टैटिकल डिस्पेंसी, ये चीज समझ में आ गया क्या होता है स्टैटिकल डिस्पेंसी। अब हमको बात करना है स्टैटिकल डिस्पेंसी। अब हमको देखो सबसे जो मेन क्वेश्चन था उसके ऊपर आ जाना। सबसे जो मेन क्वेश्चन था, वाई करेंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस इज जीरो, क्यों होता है जीरो। ठीक है, तो ये चीज पे आ जाना। अब देखो सपोज हमारे कंट्री के अंदर क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। समझना ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि सपोज हमारे कंट्री के अंदर इंपोर्ट हुआ, दैट इज़ हमारा यूएसए से अगर कोई प्रोडक्ट मंगाया गया, यहाँ पर कार मंगाया गया, तो कार मंगाया गया तो यहाँ पर हम $1000 यूएसए को पेड किए। किसको पेड किए, यूएसए को। कितना पेड किए, $1000 में नहीं, रुपीज़ में यहाँ पेड होगा। तो 10 लाख रुपए हम यहाँ पर क्या किए, पेड किए कार वाले को। ठीक है, यूएसए वाले ने हमको कार बेचा, दैट इज इम्पोर्ट फॉर आवर कंट्री। ठीक है, तो हम लोगों ने 10,000 रुपये उसको क्या किया, पे किया। अब यूएसए वाले के पास यहाँ पर क्या है, ये 10,000 रुपये। ठीक है, अब 10,000 इसके पास क्या है, करेंसीज। अब इस 10,000 करेंसीज को यूएसए क्या करेगा, ये समझना। 10,000 करेंसी, अब इसको देखो क्या क्या कर सकता है यूएसए। पहला चीज, जो ये कार वाला फैक्ट्री वाला होगा वो सोचेगा कि ये 10,000 करेंसी से मैं कुछ इंडिया का प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, प्रोडक्ट, क्योंकि रुपीज़ है और रुपीज़ से क्या खरीद सकता है, इंडिया का प्रोडक्ट खरीद सकता है। पहला चीज़ हाँ या ना, कि वो इंडिया का प्रोडक्ट खरीदे। तो अल्टीमेटली वो किसके पास आएगा, 10,000 रुपया इंडिया के पास। तो ये यहाँ पर क्या होता है इंडिया के लिए माइनस, ये यहाँ पर क्या हो गया, कोई इंडिया जो यूएसए को एक्सपोर्ट किया था वो चीज़ को वो खरीद लिया और 10,000 रुपये पेड कर दिए। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ गया, जीरो। गेटिंग माई पॉइंट। पहला चीज़ कि इंपोर्ट हुआ 1,000 रुपये, 10 लाख रुपये, और एक्सपोर्ट सपोज इंडिया कर रहा है, उस चीज़ को वो खरीद ली। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिल करके क्या बना दिया, जीरो बना दिया। पहला चीज़ ये कंपनी कर सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़, कंपनी के पास 10 लाख रुपये है इंडिया का, क्या करेगा वो 10 लाख रुपये। सपोज इंडिया का गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, इंडिया के गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब यूएसए वाला है, इसके पास 10 लाख रुपए था, वो सोचा क्यों ना इस गवर्नमेंट को पैसे दे दूं, हाँ, और इससे क्या ले लूं, बॉन्ड ले लूं, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इनफ्लो, है ना, क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इनफ्लो। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्या यहाँ पर हो सकता है, चाहे तो फाइनेंशियल इनफ्लो हो सकता है। और 10 लाख रुपए फिर से वापस आ गए, तो फिर से 10 लाख रुपए पॉजिटिव में, निगेटिव जो हुआ था फिर से पॉजिटिव मिल करके जीरो। गेटिंग। तो दूसरा ऑप्शन ये। तीसरा ऑप्शन क्या है, अब यूएसए वाला सोचा नहीं, हम जो है इस करेंसीज को 10,000 जो 10 लाख रुपए है इसको हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करें। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ गया, वो बैंक के पास गया, बैंक के पास गया, बैंक को 10 लाख रुपए दिए, जो भी उसका वैल्यू था उसको डॉलर में दे दिया। अब जो यूएसए बैंक है उसके पास कितना है, 10,000 रुपये, सॉरी 10 लाख रुपये। तो वो 10 लाख रुपए किसको आकर देगा, इंडियन बैंक। बोलेगा भैया आप अपना पैसा रख लीजिए। तो इंडियन बैंक क्या देगा, अपना रिजर्व एसेट में से जो ऑफिशियल रिजर्व है उससे निकाल के उसको क्या देगा, डॉलर। लीजिए आप क्या लीजिए, डॉलर। समझ रहे हो। तो हमारे कंट्री के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ से समझना क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। ऑफिशियल रिजर्व हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर कम होगा तो कौन सा साइन, प्लस होगा। गेटिंग और नॉट, दैट इज अपोजिट। तो यहाँ से हमारा पता चलता है तीसरा ऑप्शन हमारा पर है, ये बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, फिर इंडियन बैंक को देगा, और अल्टीमेटली हमारा कहाँ पर आएगा इफेक्ट, ऑफिशियल रिजर्व पर। दैट इज ऑफिशियल रिजर्व कम होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो। तो क्यों कैपिटल अकाउंट
कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस और करेंट अकाउंट बैलेंस क्यों जीरो होता है, ये समझना। समझ गए कैसे होता है कि इंपोर्ट 10 लाख रुपए, चाहे तो एक्सपोर्ट को वो चीज़ खरीद सकता है, दूसरा चाहे तो फाइनेंशियल इनफ्लो गवर्नमेंट को दे सकता है, ठीक है, चाहे हो सकता है ये 10 लाख रुपए जो है, इस 10 लाख रुपए से इंडिया में आकर के कंपनी खोल ले। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल अकाउंट, है ना, फाइनेंशियल इनफ्लो, चाहे हमारा बैंक के पास जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं नेट फॉरेन एसेट। अब एक रिलेशन बहुत अच्छा जानना है। सबसे बड़ा खेल होता है पता है किसमें, प्लस और माइनस में। सबसे बड़ा खेल उसी में, ठीक है। प्लस और माइनस कंफ्यूज करता है, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है ऑफिशियल रिजर्व एसेट वाला। प्लस और माइनस सबसे ज़्यादा रिजर्व करता है। जिसको अगर समझ में आ गया तो बेस्ट है, नहीं समझ में आ गया तो उड़ा दिया कि अगर आउटफ्लो है तो माइनस होगा लेकिन प्लस होगा ऑफिशियल में। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ब्रेक। बस 2 टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर ब्रेक ले लेंगे। दो टॉपिक और है, ज़्यादा बड़ा बड़ा ना, बस छोटा छोटा टॉपिक हम जल्दी करा देते हैं, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। तो ये हम लोग देखते हैं, हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखो हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो है नेट फॉरेन एसेट। नेट फॉरेन एसेट, नेट फॉरेन एसेट का मतलब क्या होता है ये समझ। हमारा कंट्री है, हमारा कंट्री के लोग कुछ बाहर में उनका होगा, कंपनी होगा, ये होगा, घर होगा, है ना, तो ये चीज़ होगा। और क्या हो सकता है, हमारा कंट्री दूसरे से क्या ले, लोन लिए हुए रहेंगे। तो पहला नेट फॉरेन एसेट किसे कहते हैं, नेट कंट्री एसेट माइनस नेट कंट्री लायबिलिटीज। देखना, नेट फॉरेन एसेट हम लोग किसे कहते हैं, नेट फॉरेन एसेट का मतलब हो गया कि हमारे जितने भी कंट्री का बाहर में जो है एसेट हमारा, उसको बेच करके जब हमको ज़रूरत पड़ेगा हम अपना पैसा ले आएंगे। सो दैट इज़ माई एसेट इन डिफरेंट कंट्री। और दूसरा क्या चीज़, बाहर के हमारे लिए लायबिलिटीज़। सपोज हमारा कंट्री बोरो किया है तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे कंट्री के लिए क्या है, उसको कहते हैं लायबिलिटी। समझ रहे हो, जिस पर तुम पेड कर रहे हो और जिस पे तुमको मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, एसेट। तो बाहर में जो है हमारा एसेट बाहर, वो हमारे लिए ये क्या है, पॉजिटिव। जो हमारा ये क्या है, बोरोविंग हो गया, जो दूसरे कंट्री को पेड करेंगे, नेट कंट्री लायबिलिटीज। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, नेट फॉरेन एसेट। नेट फॉरेन एसेट का मतलब है जितना फॉरेन एसेट हमारे पास है, दूसरे कंट्री का एसेट जो हमारे पास है, जो हमारा है, माइनस जो हमारा बोरोविंग है, वो कंट्री से जो हम उधार लिए, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, नेट फॉरेन एसेट। फॉरेन एसेट का मतलब दूसरे, सपोज श्रीलंका का एसेट है, श्रीलंका का कोई एसेट, जैसे वहाँ का कुछ सीप है वो हमारा है, श्रीलंका का सीप फॉरेन एसेट वो हमारा है। तो ये पार्ट में सपोज हम लोग श्रीलंका से लोन लिए, ये माइनस, तब हम लोग क्या कहेंगे, नेट फॉरेन एसेट उसको क्या, समझ रहे हो। लेकिन रिलेशन जो है वो सबसे मेन देखना है, इसके अंदर रिलेशन क्या रिलेशन है। यहाँ पर हमको रिलेशन देखना है कि नेट फॉरेन एसेट करेंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये तीनों में क्या रिलेशन है ये देखना। नेट फॉरेन एसेट, करेंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये तीनों में क्या रिलेशन। अब नेट फॉरेन एसेट देखो, तुम हो सकता है कि बाहर का जो सीप है वो बिल्कुल न्यू खरीदो श्रीलंका का, हाँ या ना, तुम लोन बिल्कुल न्यू लो। और हो सकता है कि एसेट तुम्हारा एग्जिस्टिंग पहले से था, उसमें और कुछ तुम सिप में और पैसा लगाए, तो पहले से था, और हो सकता है ये क्या हो, नेट फॉरेन एसेट न्यू। समझ रहे हो, चाहे तो न्यू होगा, चाहे तो क्या होगा, पुराना हो, चाहे तो तुम नया घर बना लो और चाहे तो तुम अपना जो पुराना घर है उसी को थोड़ा रिफ्रेश करो, है कि नहीं। तो ये बात हुई।
अब देखना यहाँ से कि ये तीनों का रिलेशन जानना है कि क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज करेंट अकाउंट बैलेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। सपोज क्या है, पॉजिटिव में है, करेंट अकाउंट बैलेंस इज आवर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सरप्लस। सरप्लस का मतलब हम लोग एक्सपोर्ट क्या किए, ज़्यादा, किससे, इंपोर्ट्स। इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है कि अगर ये भैया पॉजिटिव में रहेगा तब क्या हमारे यहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा है, एक्सपोर्ट हम लोग क्या किए, ज़्यादा देन इंपोर्ट, मतलब मेरे पास पैसा क्या है, ज़्यादा है। समझ रहे हो, जब सरप्लस रहेगा तो मेरे पास क्या है, पैसा ज़्यादा है। अब इस पैसा से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फॉरेन एसेट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, चाहे तो खरीद सकते हैं। तो अगर करेंट अकाउंट बैलेंस ज़्यादा होगा तो फॉरेन, ये क्या है हमारा नेट फॉरेन एसेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाँ या ना, समझ रहे हो। और तीसरा, ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस का रिलेशन क्या है। अब देखो हमारे पास पैसा, हम लोग जो है यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का किए, एक्सपोर्ट में हमको बेनिफिट हो गया, बेनिफिट होने के कारण हम वो पैसे को कहाँ यूज़ किए, नेट फॉरेन एसेट में, जो ज़्यादा हो गया। मतलब कि हम लोग श्रीलंका वाले से खरीद रहे हैं या श्रीलंका में जो शिप है उसको अच्छा कर रहे हैं। जो कंपनी था वो एक्सपोर्ट ज़्यादा किया देन इंपोर्ट कंट्री, तो वो पैसा क्या श्रीलंका में अपना सारा अच्छा कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम इंडिया से पैसा कहाँ जा रहा है, श्रीलंका में जा रहा है, और श्रीलंका में पैसा जा रहा है तो बताइए कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या होगा, निगेटिव होगा, हाँ या ना। स्टोरी समझना, तुम्हारा कंपनी था, तुम इंडिया में थे, तुम यूएसए को एक्सपोर्ट किए, यूएसए तुमको इंपोर्ट किया। सपोज मानते हैं कि तुम यूएसए को ज़्यादा दिए देन यूएसए से लेना, मतलब क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पास पैसा क्या रहा, अल्टीमेटली ज़्यादा रहा। ज़्यादा रहने का मतलब क्या है, तुम्हारा सपोज श्रीलंका में शिप था, नेट फॉरेन एसेट था, वो शिप को क्या किया तुमने, अच्छा किया, और हो सकता है तुम श्रीलंका में नया शिप खरीद लो। तो अगर करेंट अकाउंट बैलेंस बढ़ता है तो नेट फॉरेन एसेट बढ़ता है, और तुम श्रीलंका में शिप खरीद रहे हो, मतलब इंडिया से पैसा कहाँ जा रहा है, श्रीलंका। तो वो इनफ्लो है या आउटफ्लो, इनफ्लो है या आउटफ्लो, आउटफ्लो। आउटफ्लो है तो बताइए कैपिटल और करेंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो यहाँ पर है वो क्या होगा, माइनस। आउटफ्लो है तो समझ रहे, मतलब नेट फॉरेन एसेट पॉजिटिव, नेट फॉरेन एसेट पॉजिटिव, करेंट अकाउंट पॉजिटिव, लेकिन कैपिटल अकाउंट निगेटिव, दैट इज रिलेशन। वैसे ही अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट क्या किया, कम किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हमारा ज़्यादा हो तो हमारे पास पैसा क्या है, कम है। अगर पैसा हमारे पास निगेटिव है, कम है, तो नेट फॉरेन एसेट भी क्या होगा, हमारे पास कम होगा। हम बाहर ज़्यादा कम खपत करेंगे दूसरे कंट्री में, और दूसरे कंट्री में कम खपत करेंगे तो हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अपने ही कंट्री में ज़्यादा खपत करेंगे, इनफ्लो, एंड दैट इज़ व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन है, दैट इज़ व्हाट, इन net capital asset is directly proportional to current account balance and inversely proportional to capital and financial account balance। कोई प्रॉब्लम, ये चीज़। अब आता है कि एक क्वेश्चन है कि यूएसए जो है इतना रईस होने के बाद भी वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिबेटर, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला वो है, क्यों है ये क्वेश्चन। यूएसए जो है सबसे बड़ा, हमारा जानते हैं सबसे बड़ा उसका इकॉनमी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, फिर भी वो सबसे ज़्यादा लोन लेता है, फिर भी सबसे ज़्यादा उसका लोन है, क्यों है। दैट इज़ 2005 का डाटा है कि $2500 बिलियन यूएसए लोन लेता है। जितना इंडिया का इकॉनमी नहीं है उससे ज़्यादा यूएसए लोन लेता है। बताइए क्यों लेता है, जब इतना बड़ा है तो क्या ज़रूरत है उसको लेने की, ठीक है। दैट इज़ 22% यूएसए का जो जीडीपी है उसका 22% वो लोन लेता है, तो 22%, ठीक है। तो अब समझना है यूएसए इतना ज़्यादा लोन लेता है ना, लोन लेना मतलब क्यों लेता है, क्योंकि ये होता है कि यूएसए जो है उसका करेंट अकाउंट बैलेंस जो है वो माइनस में रहता है। करेंट अकाउंट बैलेंस जो है वो क्या रहता है, यूएसए का माइनस में रहता है, मतलब वो कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, चाइना वगैरह सबसे ज़्यादा मंगाता है, अब वो माइनस में, ठीक है। सरकार ये एक डाटा, क्योंकि टाइम कम है, हम वहाँ पे ग्राफ से तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझाते, ठीक है, कि ग्राफ से तुमको समझाते कि कब यूएसए क्या, ये हमारे सिलेबस का ही था इसलिए बोल रहे हैं, ये हमारे रीडिंग के अंदर लिखा हुआ कि क्यों लेते, तो बोला गया कि यूएसए लेता है, लेकिन यूएसए सबसे बड़ा इकॉनमी,
वो सिर्फ 22% अपना जीडीपी का लोन लेता है, और यूएसए को देख करके सारे छोटे कंट्री लोन लेने लगे, और वो 100% उसका जितना जीडीपी है उसका 100% लोन लेने लगे। और यूएसए मात्र इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन वो लोन ले रहा है इतना, उसका इकॉनमी है इतना, तो क्या है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये लोन को अगर वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज फिजिकल कैपिटल पर इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये सब लोन क्या है, सही है। मतलब वो पढ़ाने, एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, रोड बनाने में, ठीक है, ये सब पे खर्च कर रहा है, तो वो लोन लेना क्या है, सही। लेकिन अगर ये लोन से सब्सिडी पेड किया जाए, समझ रहे हो, लोगों को सब्सिडी दिया जाए, लोगों को फ्री में पैसा दिया जाए ये लोन लेने से, तो वो क्या है, सही चीज़ नहीं। तो बोला गया कि यूएसए डिबेटर है, लेकिन उसका कितना है, मात्र 22% उसका जीडीपी है। इंडिया का जितना जीडीपी है उससे ज़्यादा वो लोन ले रखा है, लेकिन अगर देखा जाए उसका जीडीपी से मात्र 22% है, और वो पैसे को थोड़ा सही जगह इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये चीज़, डिबेटर होना कोई बड़ा चीज़ नहीं, ठीक है। एक और बस इसके अंदर वो टॉपिक था, लेकिन हम लिव करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यार।